Assalamualaikum everyone. Today's topic is very interesting and it is the most demanding topic. It is basically you all know 18th amendment आपके सामने लिखा हुआ है. बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है. बेसिकली लैंडमार्क इवेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में. 18th अमेंडमेंट अकॉर्डिंग टू दी एनाटोल लाविन हु रोट पाकिस्तान हार्ड कंट्री ही सेड कि पाकिस्तान ने फेडरेशन का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में अब जाके पूरा होता है. पाकिस्तान इज़ अ ट्रू फेडरेशन जब उन्होंने 18th अमेंडमेंट पूरी किया. तो 18th अमेंडमेंट के ऊपर तो खैर बहुत सारी बातें कोटेशन और लैंडमार्क के वर्ड हैं पाकिस्तान के पूरे अंदर. हम यहाँ थोड़ी डिटेल्स देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि 104 चेंजेस हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. ये सब मतलब बिग नंबर, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही उठा के चेंज कर दिया. ठीक है, तो एक बहुत बड़ा इवेंट है, मेजर इवेंट है. आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे किस तरीके से 18th अमेंडमेंट ने फेडरलिज्म को इंश्योर किया पाकिस्तान में. ठीक है, किस तरीके से सेंट्रल प्रोविंस रिलेशंस को चेंज किया. तो ओवरऑल डायनामिक्स से हम इसको कवर करेंगे. 18th अमेंडमेंट को रिवोक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सारा जो स्टांस लेना है बेसिकली वो हम आज इस वाली वीडियो के अंदर देखेंगे. एक ओवर दी ब्रॉड व्यू से हम पूरा इसको 18th अमेंडमेंट को कवर करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले इंट्रोडक्शन है. PCCR पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन दी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स बनाई गई थी 2009 में. उसने 77 मीटिंग्स लिखी थी. ठीक है, इतनी ज़्यादा कंसेंसस, इतनी ज़्यादा डिबेट के बाद कंसल्टेटिव रिगरस कंसल्टिंग का प्रोसेस हुआ था. 986 प्रपोजल आए थे. मतलब कैन यू इमेजिन 986 प्रपोजल्स इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रपोजल्स. इतनी ज़्यादा रिगरस कंसल्टिंग का प्रोसेस के बाद जाके एक चीज़ इंश्योर हुई थी और वो 18th अमेंडमेंट थी. उसको रिवोक करने की बातें चल रही थी. खैर इसके आगे चलते हैं कि यूनानिमसली अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट है ये. कोई भी ऐसा हिस्ट्री में हमने डॉक्यूमेंट नहीं देखा जो इस तरीके से अप्रूव हुआ और नो सिंगल नेगेटिव वोट, एक भी नेगेटिव वोट नहीं है. और 104 चेंजेस किए हैं इसने कॉन्स्टिट्यूशन में. इसने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया है. ठीक है, अभी हम इसके पॉजिटिव्स पढ़ेंगे. ठीक है, पॉजिटिव्स पढ़ लेंगे. अब जो हमारे मेन आर्गूमेंट्स हो गए, हमारी बेसिक सब टॉपिक ये है कि 18th अमेंडमेंट ने फेडरेशन को स्ट्रेंथन किया है. 18th अमेंडमेंट हैज स्ट्रेंथन द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, दीज आर ऑल द पॉजिटिव पॉइंट्स. अब ये इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ 18th अमेंडमेंट हैज स्ट्रेंथन, हाउ हैज़ इट 18th अमेंडमेंट स्ट्रेंथन द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान. उसमें आपने ये सारे आर्गूमेंट लिखने. सबसे पहले तो आप ये वाला लिख सकते हैं कि इट ट्राइज टू इम्प्रूव इंटर प्रोविंशनल एंड सेंट्रल प्रोविंस रिलेशन. सही है, इंटर प्रोविंस रिलेशन भी इसने इम्प्रूव किए, सेंट्रल प्रोविंशियल रिलेशन भी इम्प्रूव किया. हाउ इट इम्प्रूव दीज रिलेशंस बाय एबॉलिशिंग, इट ग्रांटेड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बाय एबॉलिशिंग कंकरेंट लिस्ट. पहली इंपॉर्टेंट बात है कि इसने कंकरेंट लिस्ट को एबॉलिश कर दिया था. 47 सब्जेक्ट्स इसके अंदर से ख़त्म कर दिए, ख़त्म हो गए थे. ठीक है, जो कि दे दिए गए थे फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट को और प्रोविंशियल लिस्ट को. हम आगे देखेंगे डिटेल में. तो पहला आर्गुमेंट ये है कि इसने इंप्रूव किया. कैसे फेडरेशन को स्ट्रेंथन किया? बाय इंप्रूविंग द रिलेशंस बिटवीन द सेंट्रल एंड प्रोविंस एंड इंटर प्रोविंशियल बाय अबॉलिशिंग कंकरेंट लिस्ट. ठीक है, रिवाइजेस, इसने रिवाइज किया ट्रू नेशन ऑफ फेडरलिज्म, फेडरेशन जो कि मैं अभी बात कर रहा हूँ, आर्टिकल 70 का सब क्लॉज 4. ठीक है, फिर आ जाता है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट को इन्होंने ओवरऑल हमारी हिस्ट्री के अंदर होता था. अब यहाँ थोड़ी सी हिस्ट्री को देखते हैं कि 56 के अंदर फेडरेशन नहीं थी. क्यों? क्योंकि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, प्रोविंशियल कंकरेंट लिस्ट और आपकी कंकरेंट लिस्ट जो थी लेजिस्लेटिव लिस्ट, उसके अंदर फेडरल के पास सुपीरियर राइट था. सही है, 62 के अंदर भी यही था कि थर्ड शेड्यूल के हिसाब से फेडरेशन के पास ज़्यादा पावर थी, फेडरेशन ओवर रूल कर जाता था. ठीक है, और 73 के अंदर भी फेडरेशन के पास ये वाली पावर थी, सेंटर के पास ये पावर होती थी कि वो कंकरेंट लिस्ट जो होती है जिसके अंदर 47 सब्जेक्ट्स थे, अगर उसके अंदर कोई इशू होता है सेंट्रल प्रोविंस का तो प्रोविंस उसमें प्रिवेल कर जाता था. तो अल्टीमेटली फेडरेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंश्योर नहीं होता था. लेकिन विद द फॉर्मेशन या फिर विद द अमेंडमेंट और 18th अमेंडमेंट ये सारी चीज़ें इंश्योर की गई, जिसके अंदर हम देखते हैं कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के एक पार्ट को 59 सब्जेक्ट्स दे दिए गए, अथॉरिटी सेंटर की आ गई इसके ऊपर. फिर इन्होंने क्या किया, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट बनाई एक और, जिसको पार्ट 2, उसके अंदर 11 सब्जेक्ट्स डाले जो कि अथॉरिटी CCI के दे दी. इसको हम काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को आगे देखेंगे. ये भी बहुत ज़बरदस्त रिमार्केबल स्टेप 18th अमेंडमेंट के अंदर. तो इस तरीके से 18th अमेंडमेंट ने फेडरेशन को स्ट्रेंथन किया, पहली बात. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज NFC अवार्ड कंस्ट्रक्शन, फॉर्मेशन आई NFC अवार्ड की. इफेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इंश्योर किया. 7th अमेंडमेंट NFC अवार्ड चल रहा था अभी पिछले दिनों. आर्टिकल 163A के थ्रू ये वाला काम हुआ. ठीक है, NFC अवार्ड को इंश्योर किया गया. इसके अंदर सीन ये था कि पहले सेंटर के पास 53% शेयर्स होते थे और 42% होते थे और प्रोविंस के पास 46% होते थे. और इसी तरीके से इस 18th अमेंडमेंट में ये NFC अवार्ड के बाद 42% आपके सेंटर के पास चले गए, 57% आपके
प्रोविंसेस के शेयर्स हो गए। तो मतलब ये बहुत एक ज़बरदस्त इवेंट है, इससे फेडरेशन को स्ट्रेंथन किया है। ठीक है, अब पहले ये था कि पॉपुलेशन 82%, इससे मतलब क्राइटेरिया बेसिकली सेट कर दिया है, पॉवर्टी को 10% जाएंगे, रेवेन्यू कलेक्शन को 5% और पॉपुलेशन डेंसिटी रिवर्स करने के लिए हम 2.7% रखेंगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ इंश्योर की 18th अमेंडमेंट ने। एनएफसी अवार्ड बनाया जिससे फेडरेशन स्ट्रेंथन हुई। फिर एक और चीज़ इंश्योर की, इट एक्नॉलेजेस द 50% रॉयल्टी टू ऑफ प्रोविंसेस ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये इंश्योर करता है आर्टिकल 173 का सब क्लॉज 2 कि 50% रॉयल्टी जो होगी ना किसी भी प्रोविंस की, वो नेचुरल रिसोर्सेज की वो रिलाई करेंगी उसके प्रोविंस के पास जाएगी। ठीक है, तो ये क्या चीज़ इंश्योर करा रहा है, बलूचिस्तान इशू को टैकल करने की बात चल रही है यहाँ पे। बेसिकली इसने इनडायरेक्टली बलूचिस्तान के इशू को, मसले का हल भी निकाला है, और इसकी वजह से हम इसमें ये आर्गूमेंट इसलिए लगा रहे हैं कि ये इंश्योर करता है, स्ट्रेंथन करता है फेडरेशन को। ठीक है, हमने पहले यहाँ पे पढ़ा है किस तरीके से 18th अमेंडमेंट स्ट्रेंथन द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। पॉजिटिव पॉइंट्स देखना है। एक लास्ट ये है कि इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म लाइक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट सीसीआई, जो मैं बता रहा हूँ, अंडर द आर्टिकल 153 और 154 के अंदर सीसीआई की इस्टेब्लिशमेंट हुई है। डील्स विद द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, जो कि मैंने बताया फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के जो 11 सब्जेक्ट्स हैं वो उसके अथॉरिटी जो है वो सीसीआई के पास है, और सीसीआई इंटर प्रोविंशियल इशूज़ को डील करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, और मीटिंग 90 डेज़ के अंदर इनकी मीटिंग होना मस्ट है। तो दीज आर ऑल दी रेलेवेंट पॉइंट्स। इसके बाद एक और चीज़ आती है कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को किस तरीके से स्ट्रेंथन किया है, डेमोक्रेसी को कैसे इंश्योर किया। ये भी कहा जाता है कि 18th अमेंडमेंट के बाद मार्शल लॉ लगाने की पॉसिबिलिटी कम हो गई है। क्यों कम हो गई है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिड्यूस प्रोबेबिलिटी ऑफ द मार्शल लॉ कैसे कम किया, एक्सपैंड आर्टिकल 6 को इसने एक्सपैंड किया 18th अमेंडमेंट ने, जिसमें हाई ट्रीजन का जिक्र हुआ है कि अब पहले सिर्फ हाई ट्रीजन 18 आर्टिकल से उस पर लगता था जो कि मार्शल लॉ लगाता था। ठीक है, अब ये होगा कि जो भी उसकी अबेंस उसके सपोर्टर्स होंगे और जो भी उसको असिस्ट करेंगे उन सारों के ऊपर हाई ट्रीजन लगेगा। ठीक है, टेम्परेरी गवर्नमेंट नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। हेल्ड इन अबेंस अगर किसी ने कर दिया, टेम्परेरी गवर्नमेंट बना दी, तो वो सारों के ऊपर हाई ट्रीजन लगेगा। सपोर्टर्स ऑफ द हाई ट्रीजन के ऊपर भी यही सारा आर्टिकल 6 लगेगा। और नो कोर्ट वैलिडेट एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर किसी ने वैलिडेट किया तो उसके ऊपर भी हाई ट्रीजन लगेगा। तो इसने एक्सपेंशन की पूरी इसकी क्लोज बेसिकली इसने मार्शल लॉ की प्रोबेबिलिटी ख़त्म कर दी है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसॉल्विंग इलेक्टेड असेंबलीज का जो वो है ना प्रोबेबिलिटी वो भी कम हो गई है। क्यों? रिड्यूस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस बाय, क्योंकि अब हमें क्या चाहिए होता है, प्रोविंशियल नीड परमिशन ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली टू इमरजेंसी। अब गवर्नर लाज नहीं लग सकता क्योंकि हम प्रोविंशियल असेंबली की इमरजेंसी इम्पोज करने के लिए उसकी परमिशन चाहिए होती है। और प्रेसिडेंशियल एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ द पीएम, प्रेसिडेंट क्या करेगा, पीएम एडवाइस करेगा तो जाके प्रेसिडेंट उसके ऊपर एक्शन लेगा। ठीक है, फिर आ जाता है स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इसने स्ट्रेंथन किया, सेनेट की सीट्स को बढ़ाया, ईसीपी के अंदर सीईसी बनाया, इलेक्शन कमीशन और चेयरमैन इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट ईसीपी के पास है। ठीक है, और जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डील करता है। इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसने स्ट्रेंथन किया। तो ये पूरा ओवरऑल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने का मतलब है उसने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया। फिर आता है इट इंश्योर्स फंडामेंटल राइट्स। इसने फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर किया। कैसे किया? राइट टू द फ्री एजुकेशन 25A, राइट टू द इंफॉर्मेशन 19A और राइट टू द फ्री एंड फेयर ट्रायल 10th को भी ग्रांट करके। फिर आ जाता है इट इंश्योर्स द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, आर्टिकल 140A इसके अंदर आता है, जिसमें शेल बोला, मतलब शेल के जिक्र किया है कि शेल एक्नॉलेज और करवाने चाहिए, इलेक्शंस तो करवाने ज़रूरी हैं। तो लोकल गवर्नमेंट को इंश्योर करना थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी है, थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोकल गवर्नमेंट इंश्योर होगा तो डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी। और फिर इसने गिव ग्रेटर क्लैरिटी इन द गवर्नमेंट्स अकाउंटेबिलिटी को भी इंश्योर किया है 18th अमेंडमेंट ने। कैसे? साइलेंस द नेशनलिस्टिक फोर्सेस को साइलेंस किया है। कैसे? जब ये जो पहले फोर्सेस कहती थी कि भाई हमारे पास डेवलपमेंट फंड नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है, तो अब गवर्नमेंट्स को एम्पावर करके, प्रोविंसेस को एम्पावर करके नेशनलिस्टिक फोर्सेस को बोलने का मौका कम कर दिया है कि भाई प्रोविंसेस हमारे इस वजह से पीछे हैं। वही कहते थे सेंटर की पॉलिसीज़ की वजह से प्रोविंसेस तरक्की नहीं कर पा रहे। अब तो प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी गई है 18th अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, फिर आ गया फोर्स्ड ऑल दी सेशनिस्ट टेंडेंसीज, कि अब से जो टेंडेंसीज थी ओवरऑल एक्सट्रीमिस्ट और इस तरह की सारों को इसने ओवरऑल हॉल्ट कर दिया 18th अमेंडमेंट ने। तो ये जो हमने पढ़े हैं ये हमने उसके पॉजिटिव पॉइंट्स पढ़े हैं कि किस तरह वो फेडरेशन को स्ट्रेंथन कर रहा है, किस तरह डेमोक्रेसी को कर रहा है और अकाउंटेबिलिटी को किस तरह इंश्योर कर रहा है। अब कुछ इसकी डेफिशिएंसीज हैं वो हम देख रहे हैं कि नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। व्हाई इज़ देयर अ टॉक ऑफ रिवोकिंग करने की क्यों बात चल रही है 18th अमेंडमेंट को? ठीक है, सबसे पहला जो इशू है वो ये है कि
सेवन्थ एनएफसी अवार्ड ट्रिगर फाइनेंशियल क्राइसिस फॉर द सेंटर। अब सेंटर के पास पैसे की कमी है, उसके पास पूरे फाइनेंसिस का इशू चल रहा है, इंक्रीजिंग डेप्थ ऑब्लिगेशन एंड डिफेंस रिक्रूटमेंट, डिफेंस के का इशू चल रहा है, हमारे पास डिफेंस फाइनेंसिंग कम हो रही है, ठीक है, डेप्थ ऑब्लिगेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है, डेप्थ फाइनेंसिंग हमें करनी है, फाइनेंसिंग इज लो, टैक्स कलेक्शन बहुत कम हो रही है, इस वजह से हमारे पास फाइनेंसिंग के इशूज़ चल रहे हैं, बोर्डिंग फेंसिंग इशू का चल रहा है, TF88 इशू है जो कि टास्क फोर्स बनाई थी हमने, CPEC की जो टास्क फोर्स बनाई थी, वो सारों को इनको सारों को फाइनेंस करने के लिए सेंटर के पास तो पैसे ही नहीं, फाटर मर्जर का जो प्रॉब्लम है उसको तो चलो इंश्योर करा दिया इन्होंने 25th अमेंडमेंट से। फिर एक तो फाइनेंसिस का इशू ट्रिगर होता है 18th अमेंडमेंट की, इस वजह से इसको रिवोक करने का इशू चल रहा है। दूसरा आ जाता है इशू ऑफ इनकैपेसिटी इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है ना वो डिलीवर नहीं कर पा रही, उनके एजुकेशन के इशूज़, हेल्थ, क्राइम, पुलिस, लोकल गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें तो उनके अंडर कर दी है, लेकिन उनको मैनेज नहीं कर पा रहे क्योंकि वो पैसे ज़ाया कर रही हैं लोकल गवर्नमेंट्स, ये आर्ग्यूमेंट चल रहा है यहाँ पे। तो इस वजह से 18th अमेंडमेंट एक मसले वाली बात को, मतलब लोग कहते हैं 18th अमेंडमेंट ठीक नहीं, इसको रिवोक करो क्योंकि प्रोविंसेस गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पा रही। फिर आ जाता है रिस्क ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड अनरिस्ट्रिक्टेड प्रोविंशियल बोरोइंग्स, कि जो मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी चल रही है ना, इसको इंश्योर नहीं करा पा रही, क्या नाम है, सेंटर। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं हमारे पास तो राइट्स ही नहीं है, हमारे पास प्रोविंसेस ने इतनी ज़्यादा बोरिंग कर ली, प्रोविंसेस ने इतने सारे डेफिसिट के अंदर लेके चली गई हैं कि हमारे पास हमारे मैक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, हमारे इंटरेस्ट रेट्स हमें बढ़ाने पड़े हैं, सारी चीज़ें इश्यूज़ चल रहे हैं। फिर आ जाता है प्रॉब्लम ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब ये है कि ओवरऑल हमारे जो स्टैंडर्ड्स जो पॉलिसीज़, एक तो आ गया प्रिवेंट रैशनलाइजेशन ऑफ पॉलिसीज़ का इशू आ रहा है, सेंटर अलग पॉलिसी लगाता है और फिर स्टेट गवर्नमेंट अलग लेके जा रही है। इसी तरीके से स्टैंडर्ड्स का इशू आ रहा है कि गवर्नमेंट बोलती है ये, सेंटर बोलता है ये स्टैंडर्ड होने चाहिए, प्रोविंसेस के अपने स्टैंडर्ड्स चल रहे होते हैं, ये एक इशू है। फिर इशू ऑफ लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर का चल रहा है कि प्रोविंसेस ने लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन नहीं किया, इसके ऊपर हमने लोकल गवर्नमेंट की वीडियो बनाई है, उस पर जाके देख लें कि क्यों जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं दे आर रिलेक्टेंट टू गिव द पावर टू द लोकल गवर्नमेंट, बिकॉज दे, मतलब दे, इनकी पावर रिड्यूस हो जाती है, उनकी अथॉरिटी कम हो जाती है। MPS जो होते हैं उन्होंने कंस्ट्रक्शंस करवानी होती है, उन्होंने अपने क्लाउड को एक्सपेंड करना होता है, अगर वो पावर लोकल गवर्नमेंट के पास चल जाएगा तो उनको वोट कौन देगा? तो दे डिडंट परफॉर्म देयर टास्क ऑफ लेजिस्लेशन बट दे इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन वर्क और रोड पे जाके खड़े हो जाते हैं। खैर, फिर आ जाता है CCI द गवर्नमेंट विद इन द गवर्नमेंट। अब CCI का बेसिकली कहानी ये है कि एक इतनी पावरफुल टेरिटरी वो एंटिटी बना दी है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी फैसला कर सकती है। खैर, ये तो एक बात हो गई, ये तो नेगेटिव पॉइंट्स आ गए। अब कहानी ये है, जो बात चल रही है कि अगर इस 18th अमेंडमेंट के नुकसान ये सारे हैं तो इसको हम रिवोक कर दें कि नहीं कर दें। अगर आपसे स्टांस लेने की बात की जाए तो यू मस्ट टेक स्टांस इन दी पोजीशन इन दी फेवर ऑफ द 18th अमेंडमेंट कि 18th अमेंडमेंट को रिवोक नहीं करना। सबसे पहला तो मसला ये बन जाएगा कि वो जो मैंने बताया कितनी हमने पढ़ी थी 154 कितनी चेंजेस आई थी टोटल, 104 चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो सारी चेंज हो जाएंगे तो सिस्टम स्ट्रक्चर ही ख़राब हो जाएगा। तो खैर, ये तो पहले एक बेसिक बात बताई, लेकिन अगर आपने बताना है कि 18th अमेंडमेंट शुड प्रिवेल, 18th अमेंडमेंट को रिवोक नहीं करना, फिर उसके हक में आपने आर्गूमेंट्स देने हैं, वो आपने ये बताना है, आपने आंसर देने हैं क्रिटिसिज्म का, वो ये है कि ऑन द इशू ऑफ प्रोविंशियल कैपेसिटी। सही है, देखें प्रोविंशियल कैपेसिटी जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसको हम एड्रेस कैसे करेंगे, हम इस तरह एड्रेस करेंगे कि प्रोविंशियल कैपेसिटी के ऊपर आप बात कर रहे हैं, आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को टाइम ही नहीं दिया काम करने की। ये वाली बात करते हैं सेनेटर रज़ा रब्बानी हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की अपनी बुक के अंदर के सेंटर ने तो बहुत ज़्यादा रूल किया, 47 से 2010 तक उन्होंने रूल किया और उसके बावजूद भी इतना कम डिलीवर किया। तो प्रोविंसेस को थोड़ा टाइम दिया जाए, उनकी इनकैपेसिटी पे सवाल उठाने के बजाय उन्हें थोड़े से उनको टाइम स्पैन थोड़ा बढ़ाया जाए और उनको फिर एवेल्यूएट किया जाए, और ये फेडरलिज्म जो आपका फेडरेशन को इंश्योर कराया 18th अमेंडमेंट ने, ये इसको प्रिवेल करेगा और इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ रिसोर्सेज, सारी चीज़ें इफेक्टिव मैनेजमेंट की जाएगी। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी ऑन द इशू ऑफ कंसेंसस, आइदर कन्विंस और टू बी कन्विंस। अब इशू ऑफ कंसेंसस का ये इशू है कि CCI इफेक्टिव काम नहीं करा, लेकिन इफेक्टिव काम तब करेगा ना जब आप रजामंद होंगे एक ना एक चीज़ों पे, आपको एक ना एक स्टांस लेना पड़ेगा, कन्विंस होना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके हक में बात यह है कि CCI ने ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी बनाई म्यूचुअल कंसेंसस के साथ, और वाटर पॉलिसी 2018 में जो बनाई गई वो भी सेंट्रल प्रोविंस के उसके साथ ही, कंसेंसस के साथ ही बनी है ना। नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2018 में बनी, वो भी CCI ने अप्रूव की, CCI ने नेशनल एक्शन प्लान अप्रूव किया, नेक्टा वगैरह सारी चीज़ें इसी के अंडर बनी थी। और इसके बाद एक और आर्गूमेंट ये ऑन द इशू ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड प्रोविंशियल बोरोइंग्स जो ज़्यादा करते हैं, इनको चाहिए कि भाई प्रोविंसेस को चाहिए कि अपने एक तो एक्सपेंडिचर्स को लिमिट करें और अपने टैक्स नेट को बढ़ाने की कोशिश करें, जो कि लिमिट हम कर सकते हैं नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के थ्रू। तो ये आप उसको रिप्लाई बेसिकली दे सकते हैं। लेकिन अब मेन आर्गूमेंट ये है कि शुड वी रिवोक 18th अमेंडमेंट, हमारा आर्गूमेंट होना चाहिए कि नो। क्यों नहीं रिवोक करनी चाहिए? उसके आर्गूमेंट्स ये हैं कि फेडरल कमज़ोर हो जाएगी, पहली बात, जो हमने ऊपर पूरा स्टांस लिया उसको आप उल्टा करके लिख दें, ऑब्वियसली एक ही बात है यहाँ पे। ठीक है,
प्रोविंसेस एंड नेशनलिस्टिक फोर्सेस विल बिकम स्ट्रॉन्गर। अब प्रोविंशियल और नेशनलिस्टिक फोर्सेस जो कहती हैं हमें ऑटोनॉमी चाहिए, हमें अपनी सेपरेट स्टेट चाहिए, वो स्ट्रेंथन हो जाएगी क्योंकि उन्हें उनके पास राइट्स कम हो जाएंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा इंटर प्रोविंशियल एंड सेंट्रल प्रोविंशियल डिस्प्यूट्स विल बी इंक्रीज। वही जो इश्यूज पहले चल रहे हैं वो दोबारा बढ़ जाएंगे। 18th अमेंडमेंट इज अ लैंडमार्क इवेंट दैट हैज incorporated and deal effectively with the issues of central and provinces और central provincial या inter provincial के जो issues हैं उनको deal बहुत effective किया और वो सारे issues दोबारा आ जाएंगे। फिर आ जाता है undemocratic practices will again weaken the fledgling एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान में। पहले ही डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर इतना फीबल चल रहा है और फिर अगर ये शोर करा देंगे तो फेडरलिज्म का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। द होल नेशन यूनिटी विल बी डिस्टर्ब। ठीक है, अब इसके हक में हम ये बात कर रहे हैं कि ये सारी हमने जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं दी थी, इसी की वजह से हमारी जो हिस्ट्री ओवरऑल हम रिवाइव कराएंगे, थोड़ा सा याद दिलाएंगे कि भाई 1 यूनिट फार्मूला जो लगाया था 1955 में वो भी उसके भी ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेस से थे। मुजीब ने जो 6 पॉइंट दिए थे, सेंस ऑफ डेप्रीवेशन अमंग प्रोविंसेस चल रहा था, फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान जो हुआ था वो भी इसी वजह से हुआ था कि यू डिडंट इंश्योर दिस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अगर पहले दे देते, पहले ग्रांट कर देते तो दिस कुड बी अवर्टेड। ठीक है, बलूचिस्तान का जो इशू है वो भी पूरा नेशनलिस्टिक फोर्सेस कितनी पावरफुल चल रही है। ठीक है, अब वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड तो आपको बताना पड़ेगा ना कि कैसे आपको इस 18th अमेंडमेंट को इम्प्रूव करना है फर्दर फ्यूचर के लिए। तो उसके लिए सबसे पहला तो ये अहमद बिलाल महबूब का ये है, क्या कहते हैं, एन ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ द 18th अमेंडमेंट इज़ नेसेसरी, रिवोकिंग इज़ नॉट द ऑप्शन, एंड ऑनेस्ट ओवरव्यू या रिव्यू उसका करना की ज़रूरत है। सबसे पहले हर किसी के लिए वे फॉरवर्ड हमने बताया। प्रोविंसेस को क्या करना चाहिए? प्रोविंसेस को क्या करना चाहिए? रेज रेवेन्यू थ्रू द सर्विस टैक्स एंड एग्रीकल्चर टैक्स से इनको टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू बढ़ाने चाहिए ताकि फाइनेंसेस का इशू डील हो। फिर ट्राई टू रैशनलाइज द पॉलिसीज़ एंड सिंक्रोनाइज विद द सेंटर। अब रैशनल पॉलिसीज़ को क्या करना चाहिए? दोनों को एक वन पेज पे आके प्लेटफॉर्म एक पेज से इंश्योर कराना चाहिए। आइदर इट इज़ एन सिंगल नेशनल करिकुलम, कोविड के मेजर्स थे, एनसीओसी का जो भी काम होगा, इनको चाहिए कि वो एक पेज पे आके उसको इंश्योर करा दें, एजुकेशनल के जो भी इश्यूज़ हैं। ठीक है, फिर आ जाता है डेवलप एंड डिसेंट्रलाइज द पावर। अब पावर को क्या किया जाए? डिसेंट्रलाइज करा जाए, लोकल गवर्नमेंट्स को प्रोमोट किया जाए, लोकल गवर्नमेंट्स इंश्योर की जाए, पावर को डिवॉल्व किया जाए। फिर आ जाता है आपका बियर सम फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविंसेस को भी उठानी चाहिए फाटर मर्जर की जो चलो ली है, डिफेंस और कोविड-19 के भी। फिर आ जाता है सेंटर के लिए क्या मेजर्स हैं? सेंटर के लिए मेजर्स हैं कि टैक्स रिफॉर्म्स किया जाए, इंक्रीज़ किया जाए ओवरऑल टैक्स नेट को, जिसमें हम इनडायरेक्ट नेक्स्ट टैक्सेस की बजाय डायरेक्ट टैक्सेस को इंश्योर करें। रिड्यूस एक्सपेंडिचर जो कि आपके पीएसडीपी डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर उसको थोड़ा कम किया जाए और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जाएँ। फिर आ जाता है इसमें, फिर आप रिपोर्ट्स वगैरह को इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें बुक रेफरेंसेस बहुत चीज़ें आ सकती हैं, मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं की क्योंकि मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ और पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं खुद से। इट शुड रीअलाइन इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को रीअलाइन करने की ज़रूरत है। ओवरऑल सेंटर को एक स्ट्रेंथन पोजीशन में आना पड़ेगा। पार्लियामेंट के लिए वे फॉरवर्ड ये है कि गिव न्यू एंड बेटर एनएफसी 10th एनएफसी अवार्ड की जो बातें चल रही हैं भाई, वो प्रॉपर एक अवार्ड दिया जाए, फाइनेंसेस का प्रॉपर एक सिस्टम दिया जाए। और दूसरा ये है पार्लियामेंट शुड थॉरली डिबेट ऑन द 19th अमेंडमेंट एंड ब्रिंग नेसेसरी चेंजेस थ्रू कंसेंसस के थ्रू 18th अमेंडमेंट जो चेंजेस करने की जरूरत है उनको इंश्योर किया जाए ताकि आपकी गवर्नेंस इफेक्टिव हो सके। ये कोई आंसर नहीं है कि आप रिवोक कर दीजिए। तो दीज आर ऑल दी मेजर्स फॉर द प्रोविंसेस, फॉर सेंटर एंड फॉर पार्लियामेंट कि आपके वे फॉरवर्ड क्या होने चाहिए। इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें कोट कर सकते हैं। आप जो जहाँ जहाँ इकोनॉमी की बात हो रही है वहाँ इकोनॉमिक रिपोर्ट्स आप कोट कर सकते हैं जो कि मैंने अपनी सेपरेट वीडियो में बनाई है। फिर आप लोकल गवर्नमेंट का जहाँ जिक्र करेंगे, आर्टिकल्स बताएं, वो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है। तो यू नीड टू इनकॉर्पोरेट दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन ऑर्डर टू सब्सटैंशिएट एंड इन ऑर्डर टू बेटर आर्गूमेंट इन योर क्वेश्चंस। अच्छा, अब इस तरीके से हमने ये तो ओवरऑल इसमें सारी चीज़ें देख ली, क्रिटिक्स का भी देख लिया, इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी देख लिए, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी देख लिए और उसके साथ हमने उसके रेलेवेंट आर्टिकल्स भी इसमें देख ली हैं विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी हैव डिस्कस्ड 18th अमेंडमेंट इन ग्रेट डिटेल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह।